तो हेलो छोटको एंड छोटको, मैं सुभाष कुमार इस 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छोटको एंड छोटको, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर जो है बायोडायवर्सिटी क्या होता है। बायोडायवर्सिटी का सिंपल मतलब होता है कि एक एक नेचर में बहुत सारे वैरायटी देखने के लिए मिलना। किसकी वैरायटी? स्पेसीज की वैरायटी। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि सपोज कीजिए हमारा जो नेचर है वह एक लाइब्रेरी है। अब वह जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक रखे गए हैं और वह जो प्रत्येक जो बुक है वह क्या है? एक स्पीसीज है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जितनी ज्यादा अलग अलग बुक होंगे उतनी अच्छी लाइब्रेरी बनेगी। यानी एक नेचर में जितने अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज होंगे उतना वहां पे बायोडायवर्सिटी बनेगा। यानी सिंपल सा बात समझिए कि यदि एक लाइब्रेरी ए है और एक लाइब्रेरी बी है, ए लाइब्रेरी में 100 बुक है, इसमें भी 100 बुक है, यानी 100 बुक दोनों में है। लेकिन लाइब्रेरी ए में जो है एक बुक का 10-10 कॉपी रखा गया है। यानी टोटल 10 टाइप के ही बुक हैं और उसी का 10-10 वो कॉपी वहां पे रखा गया है। अब लाइब्रेरी बी में जो है वह 100 बुक जो है वह सारे बुक डिफरेंट तरह के हैं। तो एक अच्छा लाइब्रेरी कौन कहलाएगा? अच्छा लाइब्रेरी कौन होगा? लाइब्रेरी बी होगा, क्योंकि 100 जो बुक है वह अलग अलग तरह के हैं। इसी कारण क्या होगा? वह अच्छा लाइब्रेरी कहलाएगा। उसी तरह एक अच्छा बायोडायवर्सिटी बनना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि अच्छा बायोडायवर्सिटी होने के लिए उसमें जो स्पीसीज के जो वैरायटी हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होना पड़ेगा, तब उसमें क्या होगा? एक बायोडायवर्सिटी अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। इन्होंने बोला कि बायोलॉजी में हर लेवल पे जो हमको वैरायटी देखने के लिए मिलते हैं, जो हमको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। हर लेवल का मतलब क्या हो गया कि जीन के लेवल पे, उसके बाद हो गया स्पीसीज के लेवल पे और इकोसिस्टम के लेवल पे। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब यह हुआ कि वही कि जीन लेवल पे जो हमको वैरायटी यानी वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। राउवोल्फिया वोमिटोरिया एक बीपी मेडिसिन प्लांट है जो हिमालय में पाया जाता है और हिमालय के बहुत सारे क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन है क्या कि सेम प्लांट है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में उसके अंदर जो एक एक्टिव केमिकल जिसका नाम है रिजरपाइन, वो सब में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? यह कैसे पॉसिबल हुआ? यह जीन के वेरिएशन यानी जीन के डाइवर्सिटी से ही क्या हुआ? यह पॉसिबल हुआ। उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि सोचिए कि यदि एक क्षेत्र है, एक जगह है जहां पे मेंढक भी है, वहां पे स्नेक भी है, वहां पे प्लांट भी है और वहां पे टाइगर है, एलिफेंट है, यानी बहुत सारे चीज है। यानी एक जगह पे बहुत सारे चीज है, बहुत सारी चीज है मतलब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि यदि वेस्टर्न घाट का बात किया जाए तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन है, लेकिन ईस्टर्न घाट में जो है वो कम एम्फीबियन है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां पे है? वेस्टर्न घाट में है। ओके, अब आगे बात करेंगे तो आगे है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं। यानी सोचिए कि एक देश है और उस देश में क्या है? फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, ओशियंस है, वेटलैंड्स है, सब कुछ है, बहुत कुछ है वहां पे, ठीक है ना। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या है? फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, ओशियन है, वेटलैंड्स है, सब कुछ है। उस तरह नॉर्वे में यदि बात करते हैं तो नॉर्वे में लिमिटेड इकोसिस्टम है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ज्यादा है।
यानी जो हमारे इकोसिस्टम में जो चीज प्रेजेंट है वह चीज किसी देश में या तो किसी जगह पे यदि वेरियस टाइप की यानी बहुत सारी चीज यदि वहां पे प्रेजेंट है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट भी है, डिजर्ट भी है, ओशियन भी है, वेटलैंड्स है, बहुत सारी चीज है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं ग्लोबल स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लोबल स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह ग्लोबली कैसा है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो पूरे ग्लोबली यदि बात करेंगे पूरे विश्व में तो 70% क्या है, एनिमल्स हैं, 22% जो है क्या है, प्लांट्स हैं, और 1% जो है क्या है, अदर्स है। अब यदि एनिमल में बात करते हैं तो एनिमल में इंसेक्ट में क्या है, सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद इन वर्टिब्रेट्स का बात करते हैं तो इसमें क्या है, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा है। उसके बाद इन वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं, इन वर्टिब्रेट्स, यहां था इन वर्टिब्रेट्स और यहां था इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एक है इनवर्टिब्रेट्स और एक है वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में यदि बात करते हैं तो फिश का जो है ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। उसी तरह प्लांट ग्रुप में बात करते हैं तो प्लांट ग्रुप में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एल्गी हो गया, फंजा हो गया, मॉसेस हो गया, लाइकेंस हो गए। ओके, आगे बात करते हैं, आगे है प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आर नॉट कंसीडर्ड इन बायोडायवर्सिटी। व्हाई? यानी प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया जो है वह बायोडायवर्सिटी में काउंट नहीं किया जाता। इसका क्या रीजन है? रीजन यह है, नंबर 1 कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। यानी कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक जिसको हम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिक के नाम से जानते हैं वह बैक्टीरिया को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। दूसरा रीजन क्या है कि मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लॉ। यानी बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो लैब में वह ग्रो नहीं कर पाते। तीसरा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया देन देयर डाइवर्सिटी इन मिलियन। यानी मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल डाटा से पता चला है कि उनकी जो डाइवर्सिटी होती है वह मिलियंस में होती है। अब आगे बात करते हैं, आगे इंडिया इज मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया में जो है डाइवर्सिटी वह बहुत ही ज्यादा है। आखिर क्यों? जैसे कि यदि बात करते हैं कि इन वर्ल्ड में यदि बात करते हैं तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, ठीक है ना, पूरे विश्व में यदि बात करते हैं जिसमें मात्र 12 यानी 12 ऐसे देश हैं जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है और उसमें इंडिया भी आता है। तो वाई इंडिया? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में जो है पूरे विश्व में जितने लैंड एरिया है उसका मात्र 2.4% लैंड एरिया केवल कहां है, इंडिया में है। लेकिन 2.4% ही केवल लैंड एरिया होने के बावजूद भी यहां पे पूरे विश्व का 8.1% स्पीशीज जो है यहीं पे है। इसी कारण हमने बोला कि इंडिया जो है वह एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। यदि नंबर्स का बात करते हैं तो नंबर्स में 45,000 प्लांट स्पीशीज यहां पे है और 90,000 एनिमल स्पीशीज भी यहां पे है। उसके बाद पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी का बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम इक्वेटर से आगे या पीछे जाते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं, तो क्या होता है कि स्पीशीज के जो डाइवर्सिटी होते हैं वे कम होते नजर आते हैं। यानी यदि बात करते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना, यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्पीशीज पाए जाते हैं। उसके बाद यदि टेम्परेट रीजन का बात करेंगे तो टेम्परेट रीजन में मीडियम स्पीशीज पाए जाते हैं। उसी तरह पोलर रीजन का बात करेंगे तो पोलर रीजन में बहुत ही कम स्पीशीज देखने के लिए मिलते हैं। दैट इज बायोडायवर्सिटी जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लैटिट्यूड का। आगे है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है कि S इक्वल टू C इंटू A का पावर Z है। यानी S क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज, A क्या है, एरिया, और Z है स्लोप। यानी नॉर्मल एरिया में Z का जो वैल्यू होता है 0.1 टू 0.2 और लार्ज एरिया में Z का जो वैल्यू होता है वह 0.6 से लेकर 1.2 तक होता है।
अब आगे बात करते हैं, आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि स्पीशीज डाइवर्सिटी होना जरूरी क्यों है। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं। सोचिए एक क्रिकेट टीम है। अब वो एक क्रिकेट टीम एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम कब कहलाएगा? क्या केवल उसमें बैट्समैन रहेंगे तो वह स्ट्रॉन्ग टीम कहलाएगा क्या? या तो केवल उसमें बॉलर रहेंगे तो क्या वह स्ट्रॉन्ग टीम कहलाएगा क्या? नहीं ना। तो यदि उसको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनना है तो उस टीम में बैट्समैन भी होना जरूरी है, बॉलर्स भी होना जरूरी है और ऑलराउंडर भी होना जरूरी है। तो उसी तरह क्या है कि यदि हमारे जो है इकोसिस्टम में स्पेसीज डाइवर्सिटी होना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि यदि हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल रखना है तो डाइवर्सिटी जरूरी है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंस, रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि कोई एक स्पीशीज यदि गिर भी जाती है तो दूसरा स्पीशीज उस सिस्टम को संभाल लेता है। उसके बाद तीसरा क्या है? रेजिस्टेंस टू इन्वेशन। रेजिस्टेंस टू इन्वेशन का मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस टू इन्वेशन का मतलब हुआ कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें किसी बाहरी एलियन स्पीशीज को सेटल होने नहीं देती। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस टू इन्वेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ये आगे है डेविड टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट। डेविड टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट क्या है? तो डेविड टिलमैन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक ग्रासलैंड में 3 प्लॉट बनाए। प्लॉट 1 में उन्होंने एक स्पीशीज को रखा, प्लॉट 2 में उन्होंने 2 स्पीशीज को रखा और प्लॉट 3 में उन्होंने ज्यादा स्पीशीज को रखा। अब उन्होंने देखना चाहा कि यदि ड्रॉट, डिजीज या तो फिर क्लाइमेटिक स्ट्रेस में कौन सा प्लॉट जो है वह ज्यादा स्टेबल रह पाता है। तो उन्होंने देखे कि जिस प्लॉट में कम स्पीशीज थे वह क्या हो गया? वह जल्दी डैमेज हो गया। लेकिन जिस प्लॉट में ज्यादा स्पीशीज थे उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा थी और फिर उसमें प्रोडक्टिविटी भी क्या थी? ज्यादा थी। यानी इससे पता चला कि स्पीशीज डाइवर्सिटी होना कितना जरूरी है। यानी आप एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो कि मान के चलिए 2 टीम है, एक टीम में केवल एक ही प्लेयर है और एक टीम में 10 से 11 प्लेयर है। तो क्या होता है कि यदि एक टीम में एक ही प्लेयर है, यदि वो बीमार हो जाए तो फिर टीम तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अब टीम में कोई ही नहीं है खेलने वाला। लेकिन मान के चलिए कि टीम में यदि ज्यादा प्लेयर है तो उसमें यदि एक बीमार हो जाता है, एक दो टीम को छोड़कर भी चले जाते हैं तो बाकी जो प्लेयर रहेंगे वे टीम को क्या करेंगे? संभाले हुए रख सकते हैं। यानी वही बात इन्होंने बोला कि एक स्पीशीज रहेगा तो डैमेज, लेकिन ज्यादा स्पीशीज रहेंगे तो स्टेबिलिटी भी और प्रोडक्टिविटी भी। अब आगे है पॉल एक्लिक, राइबर्ट पॉपर। पॉल एक्लिक ने इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर किया। उन्होंने बोले कि एक एरोप्लेन में क्या होते हैं? बहुत सारे उसमें नट बोल्ट लगे हुए होते हैं। यानी जो वहां पे राइबर्ट थे, जो वहां पे राइबर्ट होता है यानी नट बोल्ट, उसको स्पीशीज के रूप में माना। उन्होंने बोले कि यदि एरोप्लेन में एक दो स्पीशीज यानी एक दो राइबर्ट यदि वहां से निकल जाता है तो एरोप्लेन क्या होगा? उड़ता रहेगा। लेकिन यदि वहां पे बहुत सारे यदि राइबर्ट यानी बहुत सारे नट बोल्ट यदि वहां से निकल जाए तो फिर क्या होगा? एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। यानी उन्होंने बोले कि एक डाइवर्सिटी में यदि एक दो स्पीशीज यदि डैमेज हो जाता है या तो वहां से छोड़ के चले जाते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि बहुत सारे स्पीशीज इकोसिस्टम में डैमेज हो जाते हैं तो फिर क्या होगा कि वह जो इकोसिस्टम है वह कोलैप्स कर जाएगा। यानी स्पीशीज के कम और ज्यादा होने का इंपॉर्टेंस की बात इन्होंने बताई। अब आगे एक वर्ड आता है हिपोथेसिस और एनालॉजी। हिपोथेसिस और एनालॉजी का सिंपल भाषा में यदि समझोगे तो हिपोथेसिस का मतलब होता है कि जो साइंटिफिक आइडियाज होते हैं, जैसे कि यदि ये चीज होगा तो क्या होगा, ये चीज यदि करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस तरह की जो थिंकिंग होते हैं उसको हम बोलते हैं हिपोथेसिस। और एनालॉजी का मतलब होता है कि
कोई एक कॉम्प्लेक्स चीज को एक सिंपल वर्ड में समझना या समझाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। ओके, आगे है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि 15 to 30% स्पीशीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी 15 to 30% ऐसे स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार में है। आगे है स्टडी ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड शोज 5 एपिसोड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड में बताया गया है कि अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। आगे प्रेजेंट इज 6 एक्सटिंक्शन एंड रेट इज 10 to 100 टाइम्स फास्टर, यानी प्रेजेंट टाइम में अभी जो एक्सटिंक्शन होने वाला है वह 6वां है जो 10 to 100 टाइम्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आगे ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पांसिबल, यानी ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, यदि ये सब चलता रहा तो आने वाले 100 इयर्स में बायोडाइवर्सिटी लगभग आधा साफ हो सकती है। आगे की बात करते हैं, आगे इंपैक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट के प्रोडक्शन में क्या आएंगी, कमी आएंगी। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल, यदि मान के चलिए कोई भी स्पीशीज यदि क्या होती है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि बाकी जो स्पीशीज है वहां पे स्टेबल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आगे है लोअर रेजिस्टेंस टू एलाइन स्पीशीज, क्या होगा कि जो एलाइन स्पीशीज है यानी जो बाहर वाले स्पीशीज है वे आगे फिर यहाँ स्टेबल करने लगेंगे। आगे क्या है कि इंक्रीज वेरिएबिलिटी एंड डिक्रीज स्टेबिलिटी, यदि ऐसा होता है तो एनवायरनमेंट का जो स्टेबिलिटी है वह पूरी तरह से क्या होगा, बिगड़ जाएगा। आगे है काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का क्या कारण हो सकता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस का मतलब क्या हो गया कि फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड का क्या होना, डिस्ट्रॉय होना। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक बड़े से फॉरेस्ट, एक बड़े से जंगल का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना। आगे क्या है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो नेचर के जो भी सोर्स है उसका ज्यादा उपयोग करना। उसके बाद अलाइड स्पीशीज इन्वेंशन, अलाइड स्पीशीज इन्वेंशन का मतलब बाहरी स्पीशीज को यहाँ पे जगह देना। आगे को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो गया कि यदि एक स्पीशीज को यदि हम डैमेज करते हैं, एक स्पीशीज यदि डैमेज हो रहा है तो उससे जुड़े बाकी जो स्पीशीज होंगे वो भी क्या होंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना यानी उसको संरक्षित करना। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन में उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे हम उसको कंजर्व करते हैं, जिसमें आता है नैरोली यूटिलिटेरियन वैल्यू और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वैल्यू। नैरोली यूटिलिटेरियन वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो चीजें हमें डायरेक्ट हमको फायदा पहुंचाती है, यानी जो चीजें से हम डायरेक्ट फायदा लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिन हो गए, ये सब से क्या होता है, हमको डायरेक्ट फायदा मिल जाता है। लेकिन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वैल्यू मतलब कि जो हमें डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचाती है, इनडायरेक्टली हमको फायदा पहुंचाती है लेकिन हमको पता नहीं चलता, जैसे कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल, पॉलिनेशन, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब क्या हो रहे हैं, नेचर में हो रहे हैं। यदि ये सब नेचर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है हम लोग के लिए, ठीक है। तो इसी कारण क्या करते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, उसको कंजर्वेशन देते हैं। आगे है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड यानी इसको कंजर्वेशन करने के दो मेथड हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जो स्पीशीज को हम उसके नेचर हैबिट में प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि इसमें आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और स्केल्ड ग्रुप्स। उसी तरह यदि एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वैसे स्पीशीज जिसमें उसके नेचर हैबिट से बाहर प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जिसमें आता है जू, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, ठीक है ना,
और आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें सीड, स्पर्म्स या ओवा होते हैं। अब आगे है इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनली क्या एफर्ट किए गए हैं। तो इनके लिए 2 समिट हुए थे, एक हुआ था अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, और एक हुआ था वर्ल्ड समिट जो 2002 में हुआ था। ओके, अब आगे बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। देखिए स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे कि जितना एरिया यदि बढ़ता है वहां पे क्या होते हैं, वहां का स्पीशीज भी क्या होता है उतना बढ़ता है। इसका एक फॉर्मूला है S = C × A का पावर Z, जो यहाँ पर भी हमने बताया था कि S जो था वो नंबर ऑफ स्पीशीज था, और A था एरिया, और Z था आपका स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, 2 स्केल होते हैं, एक है नॉर्मल स्केल, एक है लॉग स्केल। नॉर्मल स्केल में क्या होता है कि एरिया बढ़ रहा है तो स्पीशीज भी बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑफ स्पीशीज रेट जो होता है एक टाइम में पहले तो इंक्रीज होता है, बाद में जाके फिर क्या होता है उसका रेट स्लो हो जाता है। इसी कारण इसका जो यहाँ पे स्लोप है वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनता है। अब आगे देखेंगे लॉग स्केल में, तो लॉग स्केल में वही कंसेप्ट है कि एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ स्पीशीज है वह क्या होता है, वह एक जैसा ही रहता है, इसी कारण इसका स्लोप स्ट्रेट होता है। ओके, तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।